Hello everyone, this is the fourth lecture on chemical thermodynamics, and in this lecture we will discuss about spontaneity. So let's start with spontaneous and non-spontaneous processes. So first of all, we have to know what is the meaning of spontaneous process. A process is said to be spontaneous if it takes place by itself under some conditions or takes place by initiation, and it is independent of the rate of the process. Means कोई भी प्रोसेस अगर खुद से होता है किसी कंडीशन में, या फिर वो इनिशिएशन मतलब उसको स्टार्ट करना होता है और उसके बाद वो खुद से होता है, तो ये दो तरीके के हो सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. मतलब कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो अपने आप होता है, उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है. हाँ, एक प्रोसेस वो होता है जो सेल्फ इनिशिएटिंग प्रोसेसेस होते हैं, मतलब जो स्टार्ट भी खुद से होते हैं और प्रोसेस कंप्लीट भी खुद से होता है या कंटिन्यू भी खुद से ही रहता है. कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनको इनिशिएशन की जरूरत होती है. फॉर एग्जांपल, evaporation of water is a process. Now it takes place by itself, it does not require any initiation. ये अपने आप ही होता है. तो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो तरीके का हो सकता है, या तो वो इनिशिएशन उसको चाहिए होगा या फिर उसको इनिशिएशन नहीं चाहिए होगा. बट ये प्रोसेस उसके बाद एक बार आपने उसको स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वो खुद से होगा. सो सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहते हैं. तो जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, या इफ यू आर कीपिंग अ हॉट कप ऑफ टी, आपके पास एक हॉट कप ऑफ टी है, इट विल कूल बाय इटसेल्फ. आपको उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ देर के बाद वो अपने आप क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हम रेट की बात नहीं करेंगे. मीन्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कूलिंग ऑफ द टी, तो कितनी जल्दी या कितनी देर में वो कूल होगा, इससे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे. हम केवल किस चीज की बात करेंगे? प्रोसेस की. नॉट अबाउट द रेट ऑफ प्रोसेस. कोई भी प्रोसेस फास्ट होगा या फिर स्लो होगा, हम इसकी बात नहीं करेंगे अभी. हम केवल स्पॉन्टेनिटी में किसकी बात करते हैं कि कोई भी प्रोसेस होता है बाय इटसेल्फ या फिर नहीं होता है. नाउ if the process takes place by itself then it is spontaneous, and if the process does not take place by itself, आपको किसी ड्राइविंग फोर्स की जरूरत है, कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत है उसको करने के लिए, देन द प्रोसेस विल बी कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि वो खुद से होते हैं. हाँ, यू मे हैव टू स्टार्ट देम. कुछ प्रोसेसेस ऐसे हो सकते हैं जिनको आपको स्टार्ट करना पड़ सकता है. फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ पेपर. तो बर्निंग ऑफ पेपर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा. एक बार प्रोसेस स्टार्ट हुआ, आफ्टर दैट इट विल टेक प्लेस बाय इटसेल्फ. उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. आपने एक बार पेपर बर्न करना शुरू कर दिया, उसके बाद आप पूरा पेपर खुद से बर्न नहीं करोगे. पूरा पेपर उसके बाद अपने आप बर्न हो जाएगा. तो ये क्या है? दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में डिफरेंस है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो खुद से हो जाते हैं, या तो उन्हें स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है, इनिशिएट करने की जरूरत पड़ती है, या फिर नहीं पड़ती है. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विच डू नॉट टेक प्लेस बाय देमसेल्फ. वो प्रोसेसेस जो खुद से नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहते हैं. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है किसी भी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में. नाउ अगर आप पीछे जाएं, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये लिमिटेशन थी थर्मोडायनेमिक्स की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से ये नहीं बता सकते हैं कि अगर हम किसी भी प्रोसेस को करना चाह रहे हैं, वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से नहीं बता सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो नहीं हो पाएगा. नाउ अब यहाँ पे कंडीशंस हैं कि कुछ कंडीशंस जो आप बनाते हो, उन कंडीशंस में उस प्रोसेस को होना है. हो सकता है उन कंडीशंस में अगर प्रोसेस नहीं हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो उस प्रोसेस होगा ही नहीं. तो किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, क्योंकि अगर स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस तब किसी भी कंडीशन में वो अपने आप होगा, अदरवाइज वो अपने आप नहीं हो पाएगा. सो आई होप कि इट इज क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. नाउ अब आपको एक चीज मैंने बताई कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो अपने आप होते हैं अंडर सम गिवन कंडीशंस. वो अपने आप होते हैं.
अब क्वेश्चन ये है कि ये अपने आप होते क्यों हैं? व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? कौन सा फोर्स है, कौन सा ड्राइविंग फोर्स? ड्राइविंग फोर्स मतलब द कॉज। फोर्स, ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये नहीं कि कोई फोर्स लग रहा है। ड्राइविंग फोर्स मीन्स द कॉज बिकॉज ऑफ विच दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो उसका कॉज क्या है, क्यों वो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दैट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो क्या हो गया? उसका ड्राइविंग फोर्स हो गया। नाउ अब ये कॉज हम कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंथैल्पी की। लेट्स सी वेदर एंथैल्पी इज अ ड्राइविंग फोर्स, चेंज इन एंथैल्पी। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द change in enthalpy. Is change in enthalpy a driving force? क्या चेंज इन एंथैल्पी एक ड्राइविंग फोर्स होता है? मतलब एंथैल्पी चेंज की वजह से कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है या फिर नहीं होता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद स्मॉल एग्जांपल। देखिए, जैसा होता है कि एंथैल्पी के बारे में क्या है? एंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी कंटेंट, दैट इज इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, जितनी भी होती है सिस्टम में, दैट इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। अब यहां पे आपको एक चीज पता है, आप ये चीज बहुत पहले से जानते हो, टोटल एनर्जी के बारे में। किसी भी सिस्टम की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना कम स्टेबल होगा। अब देखिए, अगर एनर्जी ज्यादा हुई तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। और अगर एनर्जी कम हुई सिस्टम की तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, दूसरी चीज आपको पता है कि फॉर स्टेबिलिटी, हर सिस्टम की, हर सब्सटेंस की टेंडेंसी होगी टू अटेन द स्टेबिलिटी। हर सिस्टम की, हर सब्सटेंस की क्योंकि टेंडेंसी होती है स्टेबिलिटी अटेन करने की, व्हाट विल इट ट्राई टू डू? इट विल ट्राई टू डिक्रीज इट्स एनर्जी। ये क्या करेगा? अपनी एनर्जी डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और इस कोशिश में, अगर ये एनर्जी डिक्रीज करने की कोशिश करेगा तो इस कोशिश में क्या होना चाहिए? इसको स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हर वो सिस्टम जो क्या करता है, अपनी एनर्जी लूज करता है, वो क्या होगा? स्टेबल होता जाएगा। इसका मतलब हर वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में सिस्टम की एंथैल्पी कम होती है वो क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, हमारे पास N2 plus 3H2 will form 2NH3. This is the formation of ammonia. Now, in this process, the value of delta H is equal to minus 92 किलोजूल पर मोल, लगभग इतनी होती है। Now, इसमें आप देख सकते हैं the value of delta H, change in enthalpy is negative, मतलब सिस्टम की जो एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो रही है। Is this process spontaneous? Yes, under a given condition this process is spontaneous. ये spontaneous है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि सिस्टम अपनी एनर्जी कम करने की कोशिश करेगा और इसके अकॉर्डिंग सिस्टम की एनर्जी जिस प्रोसेस में कम होती रहेगी वो प्रोसेस क्या होता रहेगा? स्पॉन्टेनियस होगा। अब क्या ये बात बिल्कुल सही है? ये बात हर रिएक्शन के लिए सही नहीं होती है। मतलब सिस्टम की एनर्जी, कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनमें सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि देखिए इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सिस्टम की एनर्जी कम होने का मतलब क्या है? सिस्टम की एनर्जी कम कब होगी? जब वो एनर्जी लूज करेगा। मींस एवरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी किस फॉर्म में लूज कर रहा है? हीट की फॉर्म में। तो एवरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। इसके हिसाब से तो कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए। तो क्या ये ट्रू है कि कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होता है और हर एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है? नो, इट इज नॉट ट्रू। बहुत सारे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं। केवल और केवल एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, H2O लिक्विड को मैं अगर कन्वर्ट करूं H2O गैस में, नाउ H2O लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर ऑफ H2. So what is the value of delta H for this? The value of delta H is 40.8 किलोजूल पर मोल। नाउ आपको पता है लिक्विड वाटर के क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। अब अगर लिक्विड वाटर का इवेपोरेशन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। इसके लिए उसको क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। बट ये प्रोसेस इवेपोरेशन तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इसमें डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। नाउ इट इज गेनिंग द एनर्जी एंड स्टिल द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस अभी भी स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने ट्राई तो किया था, हमने कोशिश तो किया था कि हमने एक कॉन्सेप्ट सोचा था कि अगर सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होती रहेगी, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होता रहेगा और सिस्टम की टेंडेंसी होगी ज्यादा स्टेबल होने की, तो ये क्या करेगा? स्पॉन्टेनियस कब होगा? कोई भी प्रोसेस क्या करना चाहेगा? अपनी एनर्जी कम करना चाहेगा। तो जिस डायरेक्शन में एनर्जी कम हो रही हो
वो प्रोसेस क्या होगा, जिस प्रोसेस में एनर्जी कम हो रही हो वो प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब अगर डेल्टा एच क्या आता है सिस्टम के लिए, नेगेटिव आता है, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। बट इस प्रोसेस में तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है और ये प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस होता है। तो इसका मतलब हम कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास अभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। एक लॉजिक तो हम सही लगा रहे हैं बट मे बी कुछ चीजें हैं जो हम मिस कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द अदर फैक्टर, व्हाट इज द अदर ड्राइविंग फोर्स, दैट इज द टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम रैंडमनेस। बहुत सारे प्रोसेसेस आपने देखे होंगे और उन सारे प्रोसेसेस में जो सिस्टम की जो रैंडमनेस होती है या सराउंडिंग्स की जो रैंडमनेस होती है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की रैंडमनेस होती है, वो इंक्रीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन की ही बात कर लेते हैं, तो वाटर वेपर जब फॉर्म होती है, तो वाटर वेपर फॉर्म होती है तो क्या होता है, रैंडमनेस बढ़ रही है। वो क्या हो रहा है, वाटर वेपर इधर उधर चली जा रही है, तो सिस्टम में क्या आ रही है, रैंडमनेस आ रही है। उसी तरीके से अगर आप वाटर में एक इंक की ड्रॉप ऐड करते हो तो क्या होगा, कुछ देर के बाद ये इंक इधर उधर फैल जाएगी, पूरे वाटर में फैल जाएगी। नाउ व्हाट इज इट डूइंग, इट इज इंक्रीजिंग द रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। यहाँ पे रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है सिस्टम की या सराउंडिंग्स की। उसी तरीके से कोई भी चीजें होती हैं तो जनरली वो प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं जिनमें रैंडमनेस इंक्रीज होती जा रही है। आपको पता है यूनिवर्स एक्सपैंड होते जा रहा है। एक्सपैंड होने का मतलब क्या है, द रैंडमनेस ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। पूरे यूनिवर्स की भी रैंडमनेस क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। और जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है ये भी क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इस पे भी फोकस कर सकते हैं, दैट इज द टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम रैंडमनेस। जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की टेंडेंसी होगी रैंडमनेस को मैक्सिमाइज करने की। अब यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसका है, यूनिवर्स का। मतलब यूनिवर्स की जो रैंडमनेस है वो हमेशा इंक्रीज होती रहेगी। और ऐसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस की वजह से यूनिवर्स की जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज होगी, वो प्रोसेस ही क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं होगा जिस प्रोसेस में रैंडमनेस है जो यूनिवर्स की वो डिक्रीज होगी, ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर प्रोसेस में जो रैंडमनेस है यूनिवर्स की वो इंक्रीज होनी चाहिए। नाउ अब यहाँ पे रैंडमनेस को डिफाइन करने के लिए एक टर्म आती है, दैट इज एंट्रोपी। हमारे पास एक नई टर्म है, दैट इज एंट्रोपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी, व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की जो रैंडमनेस है उसको मेजर करने के लिए हम किस टर्म को यूज करते हैं, दैट इज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, किसका, रैंडमनेस का। मतलब एंट्रोपी ज्यादा है, इसका मतलब रैंडमनेस ज्यादा है। एंट्रोपी कम है तो रैंडमनेस भी क्या है, कम है। नाउ अगेन एंट्रोपी को आप जो कैलकुलेट कर सकते हो, एंट्रोपी को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी। नाउ एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय एस। एंट्रोपी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। सो डेल्टा एस इंडिकेट्स द चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन एंट्रोपी। नाउ अब यहां पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। फॉर एनी सिस्टम डेल्टा एस, फॉर अ सिस्टम, ध्यान रखिए, फॉर अ सिस्टम द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंट्रोपी, जो एंट्रोपी चेंज होगा डेल्टा एस, एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ऑब्वियसली देखिए एंट्रोपी क्या है, मीजर ऑफ डिसऑर्डर या मीजर ऑफ रैंडमनेस। किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डर को या रैंडमनेस को मीजर करने का एक क्या है, क्वांटिटी है एंट्रोपी। तो मीजर करने के लिए, रैंडमनेस को मीजर करने के लिए आप एंट्रोपी का यूज करते हो। अब देखिए रैंडमनेस का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, वो रैंडम है, वो कभी इधर है कभी उधर है। नाउ डेल्टा एस जो चेंज इन एंट्रोपी होगी सिस्टम की, जो रैंडमनेस चेंज होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्यू के। मतलब देखिए आप अगर हीट सप्लाई करते हो किसी सिस्टम को तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस सिस्टम में, जितना भी मैटर होगा, उस मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो एक्साइटेड हो जाएंगे, उनको एनर्जी मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे, रैंडमनेस बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ज्यादा आप हीट सप्लाई करोगे रैंडमनेस उतनी ज्यादा बढ़ेगी।
मतलब चेंज इन एंट्रोपी, रैंडमनेस जो होगी वो किस पे डिपेंड करती है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम। जितनी ज़्यादा आप हीट सप्लाई करोगे सिस्टम को, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी वजह से एंट्रोपी भी चेंज होगी उतनी ज़्यादा। नाउ द सेकेंड थिंग इज अबाउट द टेम्परेचर। Second thing is about the temperature. Now, change in entropy is inversely proportional to the temperature at which heat is supplied. अब आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगी, कि जिस टेम्परेचर पे आप हीट सप्लाई कर रहे हो उस टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी चेंज इन एंट्रोपी। तो जरिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर हाई टेम्परेचर पे अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो चेंज इन एंट्रोपी क्या है, कम है। उसी तरीके से अगर आप लो टेम्परेचर पे हीट सप्लाई करते हो, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा चेंज होगी। तो अगर मान लेते हैं मैंने 100 किलो जूल हीट सप्लाई की या 10 किलो जूल हीट सप्लाई की 0 डिग्री सेल्सियस पे या 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस समय एंट्रोपी ज़्यादा चेंज होगी। और अगर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे वही 10 किलो जूल हीट सप्लाई की, ध्यान रखिए अगर मैं 10 किलो जूल हीट सप्लाई करूंगा एट 1 डिग्री सेल्सियस तो एंट्रोपी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर मैं यही 10 किलो जूल हीट 100 डिग्री सेल्सियस पे सप्लाई करूंगा तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये कम होगी और ये वाली वैल्यू जो होगी ये ज़्यादा होगी। तो अब ऐसा क्यों होता है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है, मतलब अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है इसका मतलब ऑलरेडी जो सिस्टम है उसकी जो रैंडमनेस है, उसकी जो एंट्रोपी है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर हम कुछ हीट सप्लाई करते हैं, 10 किलो जूल हीट सप्लाई करते हैं, तो मॉलिक्यूल पहले से ही डिसऑर्डर में है, पहले से ही रैंडमनेस उनकी ज़्यादा है। थोड़ी हीट आपने सप्लाई की 10 किलो जूल तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इंक्रीज तो होगी एंट्रोपी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम है तो यहाँ पे डिसऑर्डर भी क्या है, कम है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज होगी सिस्टम की, अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्योंकि डिसऑर्डर कम है तो डिसऑर्डर एकदम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कोई बहुत रिच पर्सन है जिसके पास बहुत पैसा है, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी को ले लेते हैं। अगर मुकेश अंबानी की 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है या उसको 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, डज इट अफेक्ट हिम, क्या उससे उसको कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्या वो बहुत रिच हो जाएगा उससे? हाँ, ऑब्वियसली 1 करोड़ रुपए उसके पास ऐड हो जाएंगे, बट इससे उसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो 1 करोड़ रुपए अगर आप 1 करोड़ रुपए ऐड करते हो उसके अकाउंट में तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहीं पे अगर आपके पास आपके अकाउंट में केवल 1000 रुपीज़ हैं या 10,000 रुपीज़ हैं, तो आपके अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपीस ऐड कर लिए जाएं तो क्या उससे आपके लाइफ पे फर्क पड़ेगा, क्या उससे आपकी एक्साइटमेंट बढ़ेगी? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हमने जो बहुत रिच पर्सन है उसको अगर हम 1 करोड़ रुपए देते हैं तो उससे क्या होता है, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई बहुत पुअर पर्सन है उसको 1 करोड़ रुपए देने से क्या होता है, वो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या करते हो, हीट सप्लाई करते हो। देखो हीट तो हम सेम सप्लाई कर रहे हैं लेकिन एक बहुत हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या है, ऑलरेडी रैंडमनेस जो है एंट्रोपी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उससे हीट तो मिल जाएगी उसके, लेकिन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रैंडमनेस है कि उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। उसी तरीके से अगर हम बहुत लो टेम्परेचर पे अगर हीट सप्लाई करते हैं तो रैंडमनेस क्या है, बहुत कम है। उसमें क्या होगा कि अगर रैंडमनेस बहुत कम है तो आपने कुछ हीट सप्लाई की तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर उसकी रैंडमनेस बहुत कम है तो आप उसमें थोड़ा सा भी हीट सप्लाई करोगे तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट सप्लाई करते हो तो उसकी रैंडमनेस, उसकी एंट्रोपी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी बहुत और चेंज हो भी गई तो कोई खास फर्क उस पर नहीं पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा एस, यहाँ पे डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू होता है Q बाय टी, जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी। तो Q क्या है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, एंड T द टेम्परेचर एट विच हीट इज सप्लाइड। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एंट्रोपी की जो वैल्यू होती है दैट इज Q बाई टी। और आपको यूनिट भी समझ में आ गई होगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी,
और यूनिट ऑफ एंट्रोपी दैट इज किलो जूल और यू कैन से जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन किसकी यूनिट हो जाएगी? डेल्टा एस की, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी। तो आई होप कि आपको एंट्रोपी समझ में आ गया होगा कि एंट्रोपी का मीनिंग क्या है। नाउ व्हाट अबाउट द स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, व्हाट वर वी डूइंग, हम क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे? वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द टेंडेंसी टू हैव द मैक्सिमम रैंडमनेस, कि किसी भी सिस्टम या सराउंडिंग्स की रैंडमनेस मैक्सिमम होती है, बढ़ती है, तो उसकी वजह से क्या वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। और हमने क्या देखा, बहुत सारे हमने एग्जांपल्स ले, तो जनरली होता यही है कि जो यूनिवर्स है, या तो सिस्टम की या फिर सराउंडिंग्स की एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। दोनों में से किसी की हो सकता है, सराउंडिंग्स की या सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो सकती है। बट ओवरऑल एंट्रोपी जो होती है पूरे यूनिवर्स की, दैट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये स्पॉन्टेनिटी है, स्पॉन्टेनिटी हम एंट्रोपी के टर्म्स में पता कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ध्यान रखिए, मतलब डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो चेंज इन एंट्रोपी है यूनिवर्स के लिए, वो क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यहां पे प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स दैट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स should always be positive, is always greater than 0। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। जहां पे एंट्रोपी पॉजिटिव हुई, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव हुई, दैट इज डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स अगर पॉजिटिव हुई, तो वो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। अदरवाइज वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। अब हम यहां पे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक नई टर्म आती है, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। तो आप इस टर्म पे रहिए, दैट इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स। द सम ऑफ change in entropy of system and change in entropy of surroundings is always positive, or that is equal to the change in entropy of universe। तो ध्यान रखिए, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो अब हम एक नई टर्म पे जाते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी पे। तो हम देखेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी का मीनिंग क्या है और इसका रोल क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। इट मीन्स डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, और यू कैन से डेल्टा एस टोटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और डेल्टा एस टोटल को आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। ये क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 0। तो ये क्या होगा? इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रोल होता है? एक्चुअल में गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? इसका नाम ही क्या है? फ्री एनर्जी। नाउ लिसन, आपके पास बहुत सी एनर्जी हो सकती है, बट कैन यू यूज ऑल ऑफ दिस एनर्जी? क्या आप ये पूरी की पूरी एनर्जी यूज कर सकते हो? द आंसर इज नो। आप पूरी की पूरी एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। सो द फ्री एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूटिलाइज टू डू द वर्क। कुछ काम करने के लिए, कुछ वर्क करने के लिए जिस एनर्जी को आप यूज कर सकते हो, दैट एनर्जी इज नोन एज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज डिनोटेड बाय जी। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू होती है, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम माइनस टी इंटू एस, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। क्योंकि ये टी एस का जो प्रोडक्ट है, इतनी एनर्जी आप किस चीज में यूटिलाइज कर लोगे? टू इंक्रीज द रैंडमनेस इंक्रीज करने में। तो आपके पास टोटल एनर्जी कितनी होती है? H, और इसमें से टी एस को आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि इस एनर्जी को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इस एनर्जी को आपने वेस्ट कर लिया है किस चीज में? रैंडमनेस बढ़ाने में। तो ये एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो सकती है। एनर्जी विच कैन बी यूज्ड इज H minus T delta S, and this is known as Gibbs free energy। इसको हम कहते हैं Gibbs free energy। Now, what is the value of change in Gibbs free energy? delta G। delta G is equal to delta H minus, अगर आपका टेम्परेचर T कांस्टेंट है तो T into delta S, जिस पे आप हीट सप्लाई करते हो किसी भी सिस्टम को। सो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। सो द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, व्हाट इज दिस? दिस इज द चेंज in Gibbs free energy।
या चेंज इन फ्री एनर्जी। नाउ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, डेल्टा जी क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका रोल होता क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, मुझे पता कैसे चलेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि वो सिस्टम या वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग दोनों का सम क्या हो, पॉजिटिव हो, वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा। नाउ यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो है इट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली, इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम सराउंडिंग्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सो इट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, ये आपके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। नाउ हम क्या करेंगे, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स की जो वैल्यू होगी, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स, क्योंकि डेल्टा सराउंडिंग्स क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, सो दैट कैन बी रिटन एज QP by T. Now let us say QP is the heat supplied, कहां से कहां, from surroundings to system। अगर आपने QP हीट सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर की तो इसका मतलब सराउंडिंग्स के लिए QP क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि QP से आप क्या कर रहे हो, जो सराउंडिंग्स है उससे हीट को क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो हीट क्या हो रही है, वहां से कम हो रही है, कहां जा रही है, सिस्टम में जा रही है, तो उसके लिए तो क्या हो जाएगा, Q नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स इज इक्वल टू माइनस QP बाई टी, क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू आपको पता है दैट इज Q बाई टी। तो ये तो वैल्यू हो गई डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स की। नाउ QP इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच, आपको ऑलरेडी पता है, तो वी कैन से दैट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई टी, उसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच बाई टी। तो ये क्या हो गया आपका डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स। अब ये डेल्टा एस सराउंडिंग्स की जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हेयर, हमको क्या मिलता है यहां से, हमको मिलता है डेल्टा एस सिस्टम। नाउ लेट अस से डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम को मैं मान लेते हैं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा एस से डिनोट कर रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को भी यहां पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से डेल्टा एस माइनस, इसकी वैल्यू क्या लगती है, माइनस डेल्टा एच बाई टी इज ग्रेटर देन जीरो। एक काम करते हैं, टेम्परेचर जो होता है वो तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर हम किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं, ध्यान रखिए कैपिटल टी है तो टेम्परेचर हमेशा आप केल्विन में ही लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच बाई टी को उधर डिवाइड कर लीजिए, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और आप इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस is always less than zero. And what is the value of delta H minus T delta S? What is this? This is delta G. So you can say that delta G should always less than zero. What is delta G? Delta G is the Gibbs free energy. इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि change in Gibbs free energy should always be negative for a spontaneous process. किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी में चेंज है, वो नेगेटिव होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम पूरा कर क्या रहे थे। तो इन दी एंड हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मिला, व्हाट इज दिस, दैट इज द फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि जो गिव्स फ्री एनर्जी है, द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव होगा तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि अगर फ्री एनर्जी कम होती है सिस्टम की तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगी तो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिए डेल्टा जी फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ध्यान रखिए इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, क्या होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर इफ डेल्टा जी जो होगा इज पॉजिटिव, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, तब क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर इफ डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो प्रोसेस किस में होगा, प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की बात हम बाद में करेंगे, तो प्रोसेस किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो ध्यान रखिए,
तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। अब इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं हम कि हम वहाँ पे एंथैल्पी की बात कर रहे थे और एंथैल्पी में गड़बड़ हो रही थी। एंथैल्पी में इसी वजह से गड़बड़ हो रही थी कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है, डेल्टा जी इज द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड चेंज इन फ्री एनर्जी किसके इक्वल होती है, H माइनस टी एस के, या चेंज इन फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे उस समय हम क्या कर रहे थे, हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे थे, बट हम वहां पे एक फैक्टर नहीं देख रहे थे, द एनर्जी विच इज अनअवेलेबल टू डू द वर्क। वहां पे एनर्जी तो है सिस्टम की, लेकिन उसमें से बहुत एनर्जी ऐसी भी होगी कि जिसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जिस एनर्जी का हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो कम हो या ज्यादा हो, इट डजेंट मैटर, उसके ज्यादा होने से या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो यूजलेस एनर्जी है, उसको हम यूटिलाइज कर ही नहीं सकते हैं वर्क करने के लिए। तो अब हम किसके लिए जाएंगे, हम उस एनर्जी की बात करेंगे केवल और केवल जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यूटिलाइज करने वाली एनर्जी जिसको आप यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, वो तो ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है। तो उससे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है सिस्टम पे। फर्क किससे पड़ेगा, जिस एनर्जी को आप यूटिलाइज कर सकते हो, और वही यूटिलाइज एनर्जी, जिस एनर्जी को आप यूटिलाइज कर सकते हो, वही एनर्जी अगर कम होती है तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर वो एनर्जी बढ़ती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि अगेन स्टेबिलिटी के लिए कौन सी एनर्जी क्या होनी चाहिए, फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, न कि टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में अनअवेलेबल एनर्जी और अवेलेबल एनर्जी दोनों आ जाती हैं। तो कुछ एनर्जी ऐसी होगी आपके पास जिसको आप कुछ भी कर लो यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, तो वो तो ऐसी की ऐसी रहेगी, उसका आप कोई यूज नहीं कर सकते हो। हम केवल और केवल किस पे फोकस करने वाले हैं, गिब्स फ्री एनर्जी पे, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर आप यूटिलाइज करोगे तो आप क्या करोगे, एनर्जी को कम करने की कोशिश करोगे, और उसी एनर्जी को आप कम करने की कोशिश करोगे जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। इट मींस गिब्स फ्री एनर्जी को हम हमेशा क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। और जिस प्रोसेस में गिब्स फ्री एनर्जी कम होगी, मींस इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, तभी जाकर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो अब आई थिंक कि इसमें आपको कुछ सेंस समझ में आ रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या है और इसका यूटिलाइजेशन क्या है, क्या कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा जी आपको मैंने अभी बताया, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये किसकी वैल्यू होती है, डेल्टा जी की वैल्यू। अब यहां पे देखिए, इफ डेल्टा एच, अगर डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा है, इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए आप अगर हाई टेम्परेचर रखते हो तो हाई टेम्परेचर पे टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन वो कब बढ़ेगी, जब डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। और डेल्टा एस किसकी एंट्रोपी चेंज है, वो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम है। डेल्टा एस सिस्टम इज नोन एज डेल्टा एस। तो ध्यान रखिए कि अगर सिस्टम डेल्टा एस पॉजिटिव है तो टी टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो उससे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो सकती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कुछ प्रोसेसेस लो टेम्परेचर पे तो नहीं होते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस रहते हैं, बट हाई टेम्परेचर पे वो स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ जाती है और वो डेल्टा एच की वैल्यू को ओवरकम कर जाता है। तो इसकी वजह से डेल्टा जी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो अब ध्यान रखिए कि कोई भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस तभी हो सकता है जब उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आपको कंडीशंस इस हिसाब से बनानी है, इस तरीके से बनानी है कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है किसी भी प्रोसेस के लिए वो नेगेटिव आए, वो पॉजिटिव ना आए। तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कीजिए। अगर यहाँ पे देखिए डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो उसके लिए डेल्टा एच अगर नेगेटिव होगा तभी ये प्रोसेस क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस हो सकता है। क्योंकि अगर दो पॉजिटिव टर्म्स को आप ऐड करोगे, दो पॉजिटिव टर्म्स आपके पास होंगे तो वो मिलकर कभी भी नेगेटिव नहीं बनाएंगे। तो इसी वजह से ये जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा नहीं होगा। वही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। और डेल्टा जी की वैल्यू कैसे नेगेटिव होगी वो आप कंडीशंस देख के कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस हेसेस लॉ, second law of thermodynamics and third law of thermodynamics. So if you have any queries, you can ask your questions in comments. Thank you very much.